हाय एवरीवन। और आज हम लोग बात करेंगे जीआरएफ के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि जो भी पीएचडी करना चाह रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया के, तो जीआरएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और खासकर मास्टर्स के बाद आप जानते हैं कि आप जीआरएफ दे सकते हैं, या ड्यूरिंग मास्टर्स भी आप जीआरएफ दे सकते हैं। और आप इस बात से भी अवगत होंगे कि जीआरएफ की कट ऑफ काफ़ी बढ़ रही है। पिछले बार भी जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, और अभी जो एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में हुआ था उसका भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था। और खासकर पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ अभी तक के सबसे ज़्यादा गया है। तो उसी पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए दो दोस्त हैं मेरे पास, दो दोस्त हैं मेरे साथ जिन्होंने 240 प्लस मार्क्स लाए हैं। और जो आशुतोष हैं उनका 242 मार्क्स आया था आपके जो जून 2024 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और प्रतीक जो है उन्होंने भी आपके दिसंबर 2024 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और उनका भी 244 के आसपास उनका भी मार्क्स आया है। अभी जो रिजल्ट आया आपका जनवरी फरवरी में जो रिजल्ट आया था उसमें, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका स्ट्रेटजी क्या था, प्लानिंग क्या था, और उन लोगों ने कोई कोचिंग लिया था या सेल्फ स्टडी किया था, उनका मटेरियल्स क्या थे उनके पास, ठीक है। और सेल्फ स्टडी से निकाला जा सकता है जीआरएफ या नहीं निकाला जा सकता है। लोगों ने खासकर पॉलिटिकल साइंस पर फोकस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में इन दोनों आदमी का 80 प्लस मार्क्स आया था, तो उस पर फोकस किया जाएगा। तो आशुतोष, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, उसके बाद प्रतीक इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद हम लोग बारी बारी से जो भी आप लोग का स्ट्रेटजी और प्लानिंग रहा है उस पर बात किया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना बीए किया है, राजनीति विज्ञान में ही किया है। और सीपीएस से मेरा 2024 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ। और जून 2024 वाला जो एग्ज़ाम था मैंने दिया था, जो कैंसिल हो गया था पहले, फिर डेट बढ़ा, काफ़ी अनसर्टेनिटी थी उस टाइम, फिर उसको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट भी कर दिया गया था। और उसमें मेरे 240 बताया भैया ने जैसे कि मार्क्स थे। और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि क्या होता है ना कि हम परफेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, किताबें उठा लेते हैं, मोटा एकदम पाइल अप हो जाता है और हम पेज टू पेज पढ़ना शुरू करते हैं। मैं कहूँगा दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक कौन, जिनका पॉलिटिकल साइंस में एवरेज स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस के उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, वो जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरे वो जो नए आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, हो सकता है आपने यूपीएससी की तैयारी की हो, या फिर आपने उतने अच्छे से यूजी में ना पढ़ा हो, बस बीए कर लिया हो। तो किताबें उनको पढ़ने की ज़रूरत है जिनको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। तो दूसरे कैटेगरी के छात्र हैं, उनको मैं कहूँगा आप सबसे पहले पीवाईक्यूज़ उठाइए। पीवाईक्यूज़ में आपको पता लगेगा क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप किताबें पढ़ते रहेंगे, उससे ज़्यादा लाभ होगा नहीं। जब आप पीवाईक्यूज़ लगाने लग जाएंगे तो हो सकता है शुरू में आपके 10 ही क्वेश्चन बने, लेकिन जब वो आप बढ़ेंगे, निरंतर लगाते जाएंगे, उन पर पढ़ेंगे फिर से, तो आपकी एक्यूरेसी पहुंच जाएगी उस पर, जहाँ पे आप सेचुरेट हो जाएगा, वो एक्यूरेसी बन जाएगा आपका। और सिमिलरली मैं पेपर 1 में भी कहूँगा। और पीवाईक्यूज़ कैसे लगाना है, मैं क्या करता था कि एक नोटबुक लिया, उसमें सीरियल वाइज नंबरिंग कर दी, मैंने लगाया पीवाईक्यूज़, उसमें मेरे कितने गलत गए क्वेश्चन, उनको आइडेंटिफाई करके फिर मैं इंटरनेट पे पढ़ लेता था थोड़ा बहुत, क्या क्या फैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है आगे एग्जाम में हो सकती है। और इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि 2 गाइड्स आती हैं, एक एजुसीकर की आती है, एक पोल साइंस हेल्प की आती है, जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड है पीवाईक्यूज़ के ऊपर। जब आप देखेंगे तो पीवाईक्यूज़ पे ही बनाए गए हैं, तो आप वो गाइड्स पढ़ सकते हैं। और उस पर गाइड पे मतलब कि डिपेंडेंट नहीं रहना है खाली कि आप गाइड्स पढ़ रहे हैं, उनको आपको इन्हेंस करना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो आपको उसमें 4 फैक्ट्स और जोड़ने पड़ेंगे, जो आप पीवाईक्यूज़ लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये भी पूछ सकता है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए और सारे पीवाईक्यूज़ लगा दीजिए। और इन गाइड्स के जितने रिवीजन हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, जितना संभव हो, आपके पास टाइम हो। वैसे तो पर्याप्त समय है 1 महीने का, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो आप खूब पीवाईक्यूज़ लगाइए, जितना लगा सकते हैं लगाइए। और कई बार क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट है और बहुत अच्छे क्वालिटी के भी हैं, नहीं भी हैं, लोग भटक जाते हैं, कुछ वाहियात से हैं जो एकदम टफ क्वेश्चन है। आप फालतू में अरबिट क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाला है। एग्ज़ाम में हमेशा क्या होगा कि कुछ इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ मीडियम कैटेगरी के होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो किसी से नहीं बनने हैं। आपको फोकस करना है इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट में। आपका किस्मत साथ देगा, आप गैस करेंगे या आप कहीं पढ़े होंगे तो वो हो जाएगा। आपको 75% के आसपास ही क्वेश्चन, 80% के आसपास ही सही करने हैं, आपको सारे भी सही नहीं करने हैं, और वो होंगे भी नहीं। तो उन क्वेश्चन के चक्कर में आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत करिए, जो कि आपको इजी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं।
ओके, हम लोग आशुतोष आपसे सिलेबस कैसे आपने कवर किया था और रिसोर्सेज आपने लगभग बताया, आपने क्या क्या यूजेज था उस पर थोड़ा सा, मतलब हम लोग सेकेंड राउंड पर भी बात करेंगे थोड़ा सा। उससे पहले हम लोग प्रतीक का एक्सपीरियंस जानते हैं। आप एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्रतीक, उसके बाद आपका भी जो एक्सपीरियंस था वो आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक है और मैं एक नॉन सोशल बैकग्राउंड से हूँ। मतलब मैंने इससे पहले मास्टर से पहले कभी भी सोशल साइंस वगैरह नहीं पढ़ा था। डायरेक्ट मैंने मास्टर्स में CUET PG के दरमियान में मैंने मतलब CUET PG पॉलिटिकल साइंस में मैं UPSC की तैयारी कर रहा था अच्छे से। लेकिन मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं एकेडमी अब देखते हैं, JNU का काफ़ी नाम सुना था, तो मुझे लगा JNU जाके देखते हैं तो क्या होता है। तो मैंने CUET PG के दरमियान में पहली बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था और वहाँ पे मेरी रैंक अच्छी थी। और उसके बाद JRF में, मतलब जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ दिसंबर वाले एग्जाम में, वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ एनालाइज किया है। एक चीज़ मज़ेदार क्या है, जो प्रतीक बता रहे हैं कि इन्होंने मास्टर्स से पहले सोशल साइंस कभी नहीं पढ़ा था और ये आपके सोशल साइंस जो है, खासकर पॉलिटिकल साइंस, इन्होंने मास्टर्स में जब एडमिशन लिया तब पढ़ना चालू किया। तो मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप फर्स्ट बार आके जो बेसिक जो भी टेक्स्ट होगा या बेसिक जो थ्योरी होंगे, कंसेप्ट होगा, उसको आकर आपने मास्टर्स में पढ़ा। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं JNU ही दे रहा था, मतलब CUET से पहले ये प्लान था कि JNU ही होगा, तो उसमें बताया गया था कि काफ़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते थे। और मैंने देखा भी था JNU में, मतलब 2023 का पेपर देखा था JNU का, तो वो काफ़ी टफ पेपर था। तो मैंने सीनियर्स वगैरह से बात की तो कैसे होगा, तो उस टाइम पे मैंने अच्छे मतलब प्रॉपर बुक्स पढ़े थे। OP गावा पढ़ा था, एंड्रू हेवुड पढ़ा था, और जो भी हो सकता था, राजीव भार्गवा पढ़ा था मैंने। मतलब जो भी बेसिक किताबें सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मैंने बेसिक मास्टर से आने से पहले कवर कर लिया था। फिर मतलब CPS में तो मैं बाकी यहाँ पे जो सिलेबस चलता है वो पढ़ रहा था। पिछली बार क्या हुआ था, दिसंबर के जून में जो एग्जाम दे रहा था, उसमें ऐसा क्या हुआ था कि मेरा JRF छूट गया था 3 मार्क्स से। 3 क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया था। और उस टाइम पे मुझे ये समझ में आया था कि जो लोग बार बार JRF इनका छूट जा रहा है, उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि आपकी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है। आपको ये देखना है कि थोड़ा सा एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट होए। ऐसा लगे नहीं कि ये JRF ही हर चीज़ है, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंट होइए, थोड़े ऐसे क्वेश्चन टैकल कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ, ये मतलब क्वेश्चन अगर मैं ये टिक लगा रहा हूँ तो यही सही होगा। ये नहीं कि आप एक पहली बार गए और ये टिक लगा दिया, दूसरी बार आए तो ऑप्शन आपने चेंज कर दिया। क्योंकि पिछले बार मेरे साथ काफ़ी हुआ था कि 2-3-4 क्वेश्चन में मैंने ऐसे किया था कि जब मैं पहली बार लगाया तो मैं कुछ और लगा रहा था और दूसरी बार मैं कुछ और लगा के आ गया। अंडर कॉन्फिडेंस हो गया था कि अरे यार, ये तो एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट होइए। और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ इनके नहीं, नेट JRF के नहीं, बाकी जैसे मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पे क्या था, DU का PhD का पेपर, जो पुराने PhD के पेपर्स थे, JNU के PhD के पेपर, मास्टर्स के पेपर, मैंने सारे MCQ लगाए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, पॉलिटिकल साइंस के पेपर। और 2016 से 22 तक मुझे याद है DU का पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड का पेपर होता है। आप सॉल्व कीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। और फिर उसमें PhD के पेपर भी, तो उसमें क्या होता था, जो भी कॉन्सेप्ट नए लिखते थे, नए क्वेश्चन, और मुझे लगता था ये क्वेश्चन आगे के फ्यूचर्स में मतलब आ सकते हैं। तो मैं ChatGPT पे जाता था, AI का सहारा लेता था, इसमें कुछ फैक्चुअल बताओ, कुछ नया बताओ, कुछ कंसेप्ट गूगल पे सर्च कर लेता था। तो मैंने DU का, JNU का और जामिया का, इन 3, SU का पेपर भी काफ़ी स्टैंडर्ड का था, तो मैंने सब पेपर सॉल्व कर लिए। तो जो आशुतोष जो बात बता रहे थे कि आपको PYQ जितना हो सके मतलब आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप 1000 लगाना चाह रहे हैं, 2000 लगाना चाह रहे हैं, जितना हो सके अलग अलग बैकग्राउंड से उतना PYQ पर फोकस करने की जरूरत है। इसलिए अब इसका एक और साइकोलॉजी है कि आप अगर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे और 2 महीने आपके पास है तो हो सकता है किताब से भाग जाए, पढ़ने का मन नहीं करे। लेकिन जब आप MCQ करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, तो हो सकता है आपको मजा आने लगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आए। तो मैंने ऐसे ही किया था कि मुझे एक बार तो मैं फेल हो चुका था, JRF निकला नहीं था, तो मैं फिर से क्लासिक टेक्स्ट जाके मतलब बुक पढ़ता, वो मेरे से हो नहीं पाता। इसमें प्रतीक एक चीज़ और क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल आप बोल रहे हैं ना, उसमें एक चीज़ और क्या ऐड हो जाता है कि आपके अंदर से डर भी खत्म हो जाता है, आप मेंटली काफी प्रिपेयर्ड हो जाते हो। जब आप अलग अलग टाइप के PYQs करते हो, जैसे आप क्रिकेट का लो, आप जब आप प्रैक्टिस करते हो नेट पर अलग अलग टाइप्स के बॉल के कि हाँ, बाउंस को कैसे मारना है, ओवर पिच को बॉल को कैसे मारना है, गुड लेंस के अगर बॉल आ रहा है तो उसको कैसे मारना है, कैसे टैकल करना है, या कोई यर्कर मार रहा है तो उसको कैसे टैकल करना है। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जब आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आप टैकल करते हैं, एड्रेस करते हैं, तब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आप क्वेश्चन जब अलग टाइप का भी देखते हो तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो। और मेरे हिसाब से आप दोनों आदमी के केस में वही हुआ है कि आप लोगों ने PYQs पर काफ़ी फोकस किया। अब एक चीज़ आते हैं, हम लोग दोनों आदमी बताइएगा आप लोग बारी बारी से कि सिलेबस को लेकर काफ़ी एंजाइटी होती है बहुत लोग। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हमारा वीडियो जो वैसा दोस्त देख रहा है जो अभी नया है, अपने शुरुआत कर रहा है JRF की तैयारी, तो जब हम सिलेबस देखते हैं तो डर सा लगता है, 10 यूनिट्स है, कैसे कवर किया जाए। उस पर आप लोग बारी बारी से बताइए कि आप लोगों ने जब शुरुआत किया था, जैसे आप लोगों ने तो जून में जाकर एग्जाम दिया, आशुतोष तो उनका 242 और आपने दिसंबर 2024 में उसमें 200, लेकिन आप लोगों ने जब शुरुआत किया था JRF की तैयारी तो सिलेबस को आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया था?
सबसे पहले तो मैंने सिलेबस डाउनलोड करवाया, प्रिंट आउट करवाया। उस पे फिर मैंने देखा कि कुछ कुछ उसमें सेक्शंस हैं जो मैंने ना बीए में पढ़े थे ना एमए में पढ़े थे अच्छे से, उनको हाईलाइट किया। वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे सोशल मूवमेंट का टॉपिक है, हम पढ़ते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे इंडिया में सोशल मूवमेंट्स पे पूछ लेता है, वो मैंने नहीं पढ़े थे अच्छे से। तो उसको आप फिर गूगल करिए या कहीं और किसी किताब में है तो पढ़िए। किताब में आप फिर वही समस्या आएगी कि पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या है कि थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट करिए। कुछ कुछ चीज़ें जैसे पीवाईक्यूज़ में पूछ रखी थी सोशल मूवमेंट की, तो जो सब सॉल्व करेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें पूछी जा रही है हमसे। तो फिर उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि कौन सी सोशल मूवमेंट कब हुआ या इसके लीडर्स कौन थे, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। फिर मैं यही कहूँगा कि जो आपने यूजी और या पीजी में आपने नहीं पढ़ा था उनको थोड़ा हाईलाइट करिए। इन जनरल आपने नहीं पढ़ा था कुछ चीज़ें, उनको हाईलाइट करिए, या जिसमें आप कमज़ोर थे तो वो पढ़िए आप। और बाकी चीज़ें उतना नहीं कवर करना। मुझे लिबरलिज्म नहीं पढ़ना उतना, मैंने यूजी में भी पढ़ा है, पीजी में भी पढ़ा है, उतना ये घिसी पिटी चीज़ें हैं तो इस पर आप फोकस नहीं कर सकते ज़्यादा। जो चीज़ें छूट रही है उन पे फोकस करना है सिलेबस में। आप अगर बहुत सरल भाषा में कहा जाए तो आशुतोष आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका सुझाव है कि आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसका हार्ड कॉपी देखिए और उसमें देखिए कौन सा पार्ट है जिनसे आप अवेयर हैं और किन से कि अनअवेयर हैं, और उन पार्ट पर फोकस करने की ज़रूरत है जिन कंसेप्ट से या जिस थ्योरी से या जिस थिंकर से आप अवेयर नहीं हैं उनको आप नेट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या जहाँ से भी यूट्यूब के थ्रू से उसको कवर कीजिए। जिस चीज़ को आप जान रहे हैं उसी पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है कि आप लिबरलिज्म आप यूजी में भी पढ़ लिए हैं, पीजी में भी पढ़ लिए हैं और फिर लिबरलिज्म पर आप किताब लेकर बैठ के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं पढ़ता था तो मेरे पास गाइड थी, 2 गाइड्स के नाम लिए मैंने आपसे, तो मैंने दोनों गाइड्स पढ़ी थी। तो उसमें सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ें मेंशन है, तो मैं क्या करता था कि ठीक है थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगी मिसिंग है। लैपटॉप सामने रखा होता था, मैं खोला उसको, आजकल तो एआई का ज़माना भी आ गया है तो उस पर सर्च करिए कुछ कुछ चीज़ें कि शॉर्ट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कई बार फैक्चुअल एरर हो सकता है एआई में, तो क्रॉस चेक करके उस पर आप नोट कर लीजिए। आपको इजीली वो एक्सट्रैक्ट करके सारा डाटा वो दे देगा आपको, आप उतना ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा किताबों के पीछे। बाकी तो आशुतोष ने बताया, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्या किया था, मैं क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा गया था सिलेबस से ज़्यादा कि प्रीवियस ईयर में आ क्या रहा है, मतलब और आगे क्या पूछ सकता है। अगर सरल भाषा में अगर कहा जाए तो आप सिलेबस से ज़्यादा फोकस नहीं किया, आप क्वेश्चन का पैटर्न क्या है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। मैंने देखिए प्रीवियस ईयर पहले मैं सॉल्व कर चुका था, जब सीयूटी पीजी हो रहा था तो मैंने बीएचयू डीयू सबके पीवाईक्यूज लगा लिए थे, और इवन नेट के मैंने पीवाईक्यूज देखे थे, उतना अच्छे से नहीं लगाया था तो मेरा हो रखे थे पीवाईक्यूज, इसलिए मैं पीवाईक्यूज के पीछे नहीं गया, मेरा हो रखा था ऑलरेडी। तो इंस्टेड मैं गया सिलेबस पे जो चीज़ें मुझसे छूट रही थी। तो बिल्कुल सही करे आप, फिर पीवाईक्यूज करके तब सिलेबस पे उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें छूट रही है, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। मेरा यही था कि मैंने ये सोचा था कि साइकोलॉजी पकड़ते हैं एग्जामिनर की, ये क्या पूछ सकता है। तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ फाइंड की, 3 से 4 चीज़, और मुझे बहुत मज़ा आएगा शेयर करने में। पहले तो मैंने देखा कि जो 3 किताबें हैं, एक तो लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी, तो उसमें एग्जामिनर को बड़ा पसंद है कि कुछ बॉक्स में रखा है ना, तो इस बार ये पूछेंगे तो अगले साल ये पूछेंगे, अगले साल ये पूछेंगे। तो इनको पक्का पता है कि यार आप देखिएगा तो बॉक्स पकड़ना है। जैसे कि क्लासिकल लैंग्वेज है, वो कब से कब ऐड हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका ईयर है, और मैं एक प्रेडिक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आया। उसके पहले प्रेसिडेंट का क्वेश्चन, एंड्रू हेबुट के जितने भी बॉक्स हैं इनको पूछना ही पूछना है। ग्लोबल पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी की जो किताब है, उनके जो बॉक्स में थिंकर हैं, उनकी किताबें हैं, वहीं से ये पूछते ही पूछते हैं। उसमें क्रक्स दिया हुआ था, उनको ज़्यादा अंदर जाना भी नहीं है, आपको बॉक्स में बना बनाया सब मिल जा रहा है। तो ये आपको बहुत फाइन करेगा कि जब क्वेश्चन अच्छे से देखोगे तो आप पता कर पाओगे कि किसी का इस बार आपने प्रेडिक्शन कर लिया। कुछ क्वेश्चन अच्छे प्रेडिक्शन किए थे कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीज़ जब आएगी जब आप बहुत सारे पीवाईक्यूज लगा लेंगे, आप में ये नेक आ जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या नहीं पूछेगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, खासकर जो पीएचडी करना चाहते हैं आशुतोष प्रदीप, कि आप एंजाइटी काफ़ी होती है कि जेआरएफ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, अब पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और खासकर जो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड या पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए जेआरएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, तो उनसे नहीं निकलता था, काफ़ी एंजाइटी आ जाती है। आप लोगों से भी एक फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका जैसे नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट में आपने दिया, थर्ड अटैम्प्ट दिया आपने, तो आपने जो एक एंजाइटी होती है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, इस पर बताइए आप लोग। कि मान लीजिए जिनका 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट नहीं निकल गया है, जेआरएफ 2 मार्क्स से रह जाता है, तो उनको किन चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है? एक तो होता क्या है ना कि जब आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट तो हो जाते हो, ये तो फिक्स है। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है कि यार ये एग्ज़ाम जो है ना निकलेगा, थोड़ा सा आप भरोसा रखो, थोड़ा हाँ खुद पे भरोसा तो रखो ही रखो, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंट होकर जाना ही है जिससे आपका एग्जाम निकले।
अगर एग्जाम में आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर जाओगे तो बहुत सारी गड़बड़ी होने वाली है, बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन जो आपको माइनर गलती करके माइनर गलती करना हो सकता है कि आपने लगाया कुछ है, बी लग गया, सी लग गया, वही 3-4 क्वेश्चन का खेल है, और थोड़ा मैं कहूँगा लग के लग पे भी रखो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था कि पूछा गया था, एक्सट्रीमिस्ट पूछे गए थे कांग्रेस पार्टी में, और उसमें 3 ऑप्शन थे, लाल बाल पाल, 2 लोगों का और नाम था। जी जी। मैं उसमें ओलफ अबम मार दिया, मुझे पता है लाल बाल पाल है, लेकिन उस समय मैंने मार दिया। इतना मैंने बेतुकी सी गलती करी है, लेकिन ये होता है उस समय पे। तो मैं कुछ टेक्निकल चीज़ों पे बोलना चाहूँगा कि आपका JRF ना निकलने का कई बार कारण होता है कि आप पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं। आपको वहाँ पर 35 के आसपास मार्क्स ला सकते हैं इजीली। एक बार क्या होगा कि आप 80 के आसपास पहुँच गए इसमें, लेकिन पेपर 1 पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, आपका नहीं निकलेगा। तो आपको पेपर 1 पे भी थोड़ा पहुँचना पड़ेगा, तो उसके भी प्रैक्टिस करिए, PYQs लगाइए, तो वहाँ भी पहुँचिएगा। और दूसरी चीज़ कि टाइम मैनेजमेंट अगर गड़बड़ होगा तो फिर इसी तरह की गलती करेंगे, हड़बड़ी में आप क्वेश्चन कुछ भी मार्क कर देंगे। तो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस से आप रहेंगे, अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से पढ़ेंगे कि 3 घंटे के अंदर आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये है कि एग्जाम की साइकिल को जानो थोड़ा अच्छे से। मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में इस पर कम बातें होती है, मतलब क्या एग्जाम में आएगा ये एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। प्रेडिक्शन आप बता भी रहता हूँ, बहुत खूबसूरत उस पर कमेंट भी किया। तो जनरली कब आता है, जब आप एग्जाम को आप बहुत अच्छे से कोशिश करते हो, जब उनके सिलेबस को समझ जाते हो और उनके क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझते हो, तब आप प्रेडिक्शन कर पाते हो। बहुत लोग तो सिलेबस को ही समझ नहीं पाते हैं कि सिलेबस का नेचर क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है एग्जाम के लिए, और वहाँ से आप एग्जाम की साइकिल को भी समझ पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से, मेरे हिसाब से जो भी एस्पेक्ट था, और खासकर JRF जो भी करना चाहते हैं 2025 में, आप लोगों ने जो भी सजेस्ट किया है, मेरे हिसाब से उस सुझाव पर अगर काम किया जाएगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और काफ़ी शुभकामनाएं आप लोगों के फ्यूचर के लिए। कि हम चाहेंगे कि आगे भी आप लोगों का इंटरव्यू में कंडक्ट करते रहें। मौका दीजिए।